नमस्कार। देखिए, किसी भी कंपनी की ना दो कहानियां होती हैं। एक वो हमें सुनाना चाहती है, और दूसरी जो उसके नंबर्स, उसके आंकड़े असल में बताते हैं। आज हम ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की इन्हीं दो कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि कंपनी जो कहती है उसके पार कैसे देखें, मतलब उसकी मार्केटिंग और असलियत में फर्क कैसे करें। यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है, जो हमें थोड़ा गहराई में जाके सोचने पर मजबूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहाँ से शुरू करें? भाई, कंपनी की अपनी टैगलाइन से बेहतर और क्या हो सकता है। यहीं से उनके विजन की पड़ताल शुरू होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी दुनिया को अपना कौन सा चेहरा दिखाती है, मतलब इनकी कॉर्पोरेट स्टोरी क्या है। तो इनकी कहानी शुरू होती है एक बड़े दावे से, गुणवत्ता में अग्रणी। ये लाइन सीधे उनकी वेबसाइट से है। जाहिर है वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो ये भी कहते हैं कि वो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, बल्कि टेक्निकल स्किल और नए नए आइडियाज पर भी जोर देते हैं। अच्छा, तो ये सारे दावे किस तरह की कंपनी कर रही है? ये एक ईपीसी कंपनी है। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। मतलब ये वो कंपनियां होती हैं जो किसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने से लेकर उसे बनाने तक पूरा काम संभालती हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम उनके दावों को उनके काम के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकें। अब देखिए, ये बात काफी दिलचस्प है। कंपनी यहाँ एक ठोस नंबर देती है, 65%। उनका कहना है कि उनकी कुल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का 65% हिस्सा वर्कप्लेस सेफ्टी पर खर्च होता है। मतलब वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि नंबर्स के साथ अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हुई विजन और दावों की बात। लेकिन अब जरा ये देखते हैं कि ये कंपनी असल में बनाती क्या है। मतलब कागजों से निकलकर जमीन पर इनका काम क्या है। तो मार्केटिंग की बड़ी बड़ी बातों से हटकर इनका असली काम क्या है। देखिए, इनके मेन बिजनेस सेगमेंट्स में शामिल हैं ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के प्रोजेक्ट्स, जैसे सड़कें, पुल, एयरपोर्ट। फिर सोशल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, और तो और ऑफिस, घर जैसे नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं। और साथ में ये माल का व्यापार भी करते हैं, खासतौर पर टीएमटी स्टील का। तो काम काफी फैला हुआ है। चलिए, अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर। अब हम पीछा करेंगे पैसों का। देखते हैं कि इनके नंबर्स क्या कहानी सुनाते हैं। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। इस चार्ट को देखिए। पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ हुई है सिर्फ 10%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ वो है पूरे 63%। सोचिए जरा, प्रॉफिट सेल्स से कई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो यहाँ एक पहेली सामने आती है। एक तरफ तो कंपनी लगातार मोटा मुनाफा कमा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा नहीं दे रही है। ये थोड़ी अजीब बात है। तो सवाल सीधा सा है, अगर प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है तो सारा कैश, सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इसी सवाल का जवाब हमें बताएगा कि ये ऊंचे प्रॉफिट और जीरो डिविडेंड के बीच क्या चल रहा है। अगर हम हाल के क्वार्टरली नतीजों पर नजर डालें तो देखिए, सितंबर 2025 में सेल्स थी लगभग 94 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 13 करोड़। जून में सेल्स कम थी, लेकिन प्रॉफिट फिर भी 11.5 करोड़ से ऊपर रहा। मार्च में सेल्स 123 करोड़ तक गईं और प्रॉफिट 14 करोड़ से ज्यादा। मतलब सेल्स भले ही ऊपर नीचे हो रही हों, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बना हुआ है। प्रॉफिट कमाने में कोई कमी नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, पर ये सारे फैसले ले कौन रहा है? मतलब इस कंपनी के मालिक कौन है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। और ये डोनट चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, 63% से ज्यादा हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास है। प्रोमोटर्स मतलब कंपनी के मालिक या संस्थापक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी पर कंट्रोल इन्हीं लोगों का है। सारे बड़े फैसले, चाहे वो कंपनी की दिशा को लेकर हो या पैसों को लेकर, यही लोग लेते हैं। तो अब तक हमने 2 अलग अलग चीजें देखी, कंपनी की कहानी और उसके आंकड़े। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि असल तस्वीर क्या बनती है। हाल की कुछ बातों पर गौर करें तो कंपनी की हालत और भी मजबूत लगती है। उनकी ऑर्डर बुक अब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई है। हाल ही में 450 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए ऑर्डर भी मिले हैं। एक कानूनी मामला भी इनके हक में गया है
और तो और पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार 26% था। मतलब कागजों पर तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब एक कंपनी की कहानी उसके नंबर्स से मेल खाती है या नहीं खाती है, तो उसकी असली वैल्यू किस चीज से तय होती है? क्या उसकी बताई हुई कहानी से या फिर उसके आंकड़ों से? क्योंकि अक्सर असली कहानी इन दोनों के बीच की खाली जगह में ही छिपी होती है।